नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉकेट जीके को, जो खान सर की बुक है। और उसमें हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य को, एनिसेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे गुप्त साम्राज्य 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी। चलिए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लंबे समय तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। यानी देखेंगे, कह रहा है बुक, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लंबे समय तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में भारत में 3 नए राजवंश मध्य प्रदेश के पश्चिम में नागशक्ति, दक्कन में वाकाटक तथा पूर्वी भारत में गुप्त वंश के शासक उदित हुए। अब देख सकते हैं इन प्रमुख शासकों को। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। भारतीय इतिहास में आट्विक यानी वनों की अधिकता, वन साम्राज्य, वो इसको बोला जाता था। आट्विक का मतलब ये होता था। देखेंगे भारतीय इतिहास में आट्विक वर्तमान में मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर एवं उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग है। आट्विक में देखेंगे तो वनों की अधिकता होगी और वन साम्राज्य उस समय की बात कर रहा है ना। चलिए देखेंगे, यह गुप्त वंश के पास था। दूसरा पॉइंट है, गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। देखेंगे हम लोग, गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार था। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। इसी के भी यहाँ पे कहा जा रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे, संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पहले का काल राजनैतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त, इनका सेशन देखेंगे 240 ईस्वी से 280 ईस्वी था। इसने महाराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त जो थे, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी, क्योंकि महाराज उस समय सामंतों की उपाधि हुआ करती थी। अगला पॉइंट देखेंगे, चीनी यात्री इति शांग के अनुसार श्री गुप्त ने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, घटोत्कच मतलब था, इनका सेशन 280 से 319 ईस्वी है। आगे हम लोग देखेंगे गुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। देखेंगे, यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रखी थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रखी थी। एवं लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखेंगे, नए संवत 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। इसने सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं एवं राजा रानी के प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के एवं श्री सिक्के चलाए। ठीक है, गुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के, श्री सिक्के और चांदी की मुद्राएं चलाए। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त का सेशन स्टार्ट होता है। ये है आपके 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में शासक बना। यह सबसे महान साम्राज्यवादी एवं आक्रमणकारी शासक था। अगला पॉइंट है, इसने उत्तर भारत आर्यावर्त में प्रसयोद्वाकरण की नीति अपनाते हुए 9 शासकों को पराजित किया। दक्षिणापथ के भी बाहर शासकों को पराजित किया, लेकिन विलय गुप्त साम्राज्य में नहीं किया। लेकिन देखेंगे आप लोग, इसने विलय गुप्त साम्राज्य में नहीं किया है।
दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था, ठीक है, लेकिन इसने विलय नहीं किया था। जो ये नीति अपनाई थी, इस नीति को ग्रहण मोक्षा अनुग्रह कहा गया। ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति किसने अपनाई? तो समुद्रगुप्त ने, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसने श्रीलंका सहित विदेशी शक्तियों को पराजित किया एवं उनसे भी कर वसूला। इसने लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया, समुद्रगुप्त ने। आगे देखेंगे, विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने कहा है। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ एवं विधा संरक्षक था। उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र चित्रित किया हुआ है तथा कविराज एवं परम भागवत की उपाधि धारण की है। देखेंगे हम लोग, समुद्रगुप्त ने कविराज एवं परम भागवत की भी उपाधि धारण की है। आगे देखेंगे, समुद्रगुप्त ने सिक्कों का प्रचलन किया जिसमें अश्वमेघ यानी अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी और वीणावादक, व्याघ्र निहंता, गरुड़, परशु, राजा रानी एवं योधे कार्तिकेय देवता का अंकन प्रमुख थे। अगला पॉइंट है, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी था। हरिसेन ने इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति भाषा संस्कृत में मतलब प्रयाग प्रशस्ति जो है भाषा संस्कृत में है, इसकी रचना की हरिसेन ने, है ना। और यह समुद्रगुप्त के दरबारी थे। यह अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस पर मुगल शासक जहांगीर का राज्याभिषेक का उल्लेख, बीरबल के लेख एवं कौशल के शासक महेंद्र का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था किंतु बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। ध्यान से देखेंगे, समुद्रगुप्त खुद ही ये विष्णु का उपासक था, लेकिन इन्होंने ना बौद्ध भिक्षु को भी संरक्षण दे रखा था। उसमें वसुबंधु का जिक्र आप लोग देख सकते हैं। इसने श्रीलंका शासक मेघवर्मन मतलब देखेंगे, समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति भी मांगी थी। अब हम लोग देखेंगे अपने पिंक बॉक्स को। रामगुप्त के समय शासक रुद्र सिंह तृतीय ने आक्रमण किया एवं उसकी पत्नी ध्रुव देवी को अपने शिविर में भेजने की मांग की तथा इसकी सूचना चंद्रगुप्त द्वितीय को मिलने पर उसने एक षड्यंत्र रचा एवं स्वयं ध्रुव देवी के वेश में रुद्र सिंह तृतीय के शिविर में जाकर उसकी हत्या की एवं फिर उसने ध्रुव देवी से विवाह किया। देखेंगे, रामगुप्त की भी हत्या कर स्वयं का शासक घोषित किया। यह जानकारी विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? विशाख दत्त की, ध्यान रखेंगे। अगला सब टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका सेशन है 375 से 415 ईस्वी। देखेंगे अब हम इनको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। समुद्रगुप्त का ये उत्तराधिकारी था जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसने चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के जारी किए, है ना। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे क्या हड़प्पावासी चांदी से परिचित थे, और कमेंट में बताएंगे साथ साथ क्या वे लोहा से भी परिचित थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकु को पराजित करते हुए 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ किया। विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तथा विक्रमादित्य की उपाधि अन्य उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इनकी अन्य उपाधियां हैं जो देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की। देवगुप्त, देवराज, देवश्री विक्रमांक, परम भागवत, श्रीधरण का उपाधि इन्होंने ग्रहण किया था। अगला पॉइंट देखेंगे, इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय की रजत मुद्राओं का वजन सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन था। 30 से 33 ग्रेन था। अगला पॉइंट देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली जो दिल्ली में है ना,
महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। गुप्तकालीन धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह जो महरौली में लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा एस्टेब्लिश करवाया गया है, ये ना धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। अगला पॉइंट देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान स्थल मार्ग से भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था, और वहीं देखेंगे तो वो स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से रिटर्न गया था। आगे आगे देखेंगे, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के बारे में कहा है, यानी फाहियान ने कहा है, कर्मचारी वेतन भोगी हैं, किसान राजा की भूमि जोतते हैं एवं लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। सोचिए उस वक्त कितनी, है ना। अभी वर्तमान समय में खोल के चले जाइए आइएगा तो घर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया रहेगा, खास करके दिल्ली जैसे शहर में तो। और आप क्लास गए, आपकी रूम्स कहीं और शिफ्ट कर दी जाएगी, बस उसका लोकेशन पता नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त के 9 रत्न। और ध्यान रहे, 9 रत्नों को हमेशा रट्टा लगा लेना है तोते की तरह, मतलब कहने का तात्पर्य है कि भूलना नहीं है। ठीक है, चंद्रगुप्त के 9 रत्न देखेंगे। कालिदास जो महाकवि थे, अमर सिंह कोशाकार, वहीं घटक कूटनीतिज्ञ थे, धनवंतरी महान चिकित्सक थे, 5वें वराहमिहिर ज्योतिष खगोल शास्त्री थे, वहीं 6ठे वरुचि व्याकरणज्ञ थे, वेताल भट्ट ये एक जादूगर थे, शंकु वास्तुकार थे, छपड़क ये ज्योतिषी थे, छपड़क जो थे ज्योतिषी थे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभवम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम विरह कथा पुस्तक की रचना की है। यह दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसका 15 भारतीय 40 देसी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ध्यान रखेंगे, कालिदास द्वारा रचित जो रचनाएं हैं अच्छे से याद करना है, और नवरत्न जो है और उपाधियां हैं इसको याद रखना है। विवाह वगैरह याद रखने की टॉपिक नहीं है ना। चलिए आगे देखेंगे, पंचतंत्र पुस्तक का संकलन गुप्त काल में हुआ। इसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र पुस्तक का संकलन गुप्त काल में हुआ, इसके लेखक आपके विष्णु शर्मा हैं। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विधा का प्रमुख केंद्र था। पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विधा का प्रमुख केंद्र था। कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक वीर शैव थे। पिंक बॉक्स देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया, जो एक विद्या के केंद्र में से एक था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, कुमार गुप्त महेंद्रादित्य, इनका सेशन है 415 से 454 ईस्वी। अब इनका हम लोग पॉइंट देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक ये बन रहे हैं। वहीं विल्सड अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश से कुमार गुप्त के शासन की प्रथम तिथि 41 ईस्वी ज्ञात होती है ना। विल्सा अभिलेख से इनके शासन की प्रथम तिथि ज्ञात होती है, और विल्सड अभिलेख कहाँ है? एटा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखेंगे, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के मिलते हैं। क्वेश्चन रहे तो सबसे ज्यादा अभिलेख गुप्त शासकों में तो कुमार गुप्त के। पॉइंट है अगला, कुमार गुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी तथा 623 मुद्राएं सर्वाधिक बयाना से मिली हैं। कुमार गुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। आगे है,
शिलभद्र यहाँ बंगाली विद्वान थे। शिलभद्र जो थे ना, यहाँ एक बंगाली विद्वान थे। आगे देखेंगे कुमारगुप्त, महेंद्रदित्य, श्री महेंद्र तथा अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधियां धारण की, है ना। और जो भी हम लोग गुप्त साम्राज्य में शासकों को देखे हैं ना, उनकी उपाधियों को ना एक जगह नोट्स बना लेंगे आप लोग, या फिर इनकेस मैं ही कभी नोट्स फॉर्म में बना के टेलीग्राम में डाल दूंगी, या फिर उसका एक शॉर्ट सा वीडियो बना दूंगी। हमेशा आप लोग एफएम की तरह सुनते रहेंगे। चलिए, है ना। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है मंसूर प्रशस्ति में कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख है। अगला पॉइंट है कुमारगुप्त ने कदम्ब वंश के शासक कुतस वर्मन की पुत्री से शादी की, है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, अब हम लोग पिंक बॉक्स को देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्कंद गुप्त के भीतरी लेख के अनुसार कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिनसे निपटने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंद गुप्त को भेजा और पुष्यमित्रों को हार हुई, और पुष्यमित्रों की क्या हुई, हार हुई। आगे देखेंगे, स्कंद गुप्त का सेशन है 455 से 667 ईस्वी। अब हम लोग देखेंगे स्कंद गुप्त को। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंद गुप्त शासक बना एवं हुणों के आक्रमण 458 ईस्वी का सामना करना पड़ा इन्हें, स्कंद गुप्त को। इसकी जानकारी स्कंद गुप्त के जूनागढ़ या भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जूनागढ़ या भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। आगे देखेंगे, इस अभिलेख में हुणों को मलेच कहा गया है ना। इसी अभिलेख में हुणों को क्या कहा गया है, मलेच, जूनागढ़ या भीतरी स्तंभ अभिलेख में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कार्य स्कंद गुप्त के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। चक्रपालित झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इस झील के किनारे देखेंगे तो चक्रपालित ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। द्वितीय शताब्दी के आसपास सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए करवाई। कहौम अभिलेख में इसकी उपाधि शाकदित्य थी। कहौम अभिलेख में देखेंगे तो इसकी उपाधि शाकरादित्य। अगला पॉइंट है, यशोवर्मन ने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया। आगे देखेंगे हम लोग पिंक बॉक्स को। तोरण हुणों का शासक था, तोरमण जो था हुणों का शासक था, जिसे मालवा के औलिकर राजा प्रकाश वर्मन ने हराया था। अगला पॉइंट है, जीवित गुप्त द्वितीय का देवबर्मार्क अभिलेख है एवं गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अगला पॉइंट है, चीनी यात्री सुंग यून 6ठी शताब्दी यानी 518 ईस्वी में भारत आया था। चीनी यात्री सुंग यून 6ठी शताब्दी यानी 518 ईस्वी में भारत आया था। अगला पॉइंट है, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, हुण आक्रमण, उत्तरवर्णी गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना इत्यादि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे। देखेंगे, गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे, प्रशासन का सामंती ढांचा, हुण आक्रमण, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना इत्यादि था। अगला पॉइंट देखेंगे, गुप्त शासकों की उपाधियां। देखिए आ ही गया यहाँ, श्री गुप्त ने महाराज, आदित्य राज, वहीं घटोत्कच महाराज, और फिर चंद्रगुप्त को देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज, फिर समुद्रगुप्त को देखेंगे पराक्रमांक, कविराज, और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को देखेंगे विक्रमांक, इन्होंने उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त को देखेंगे महेंद्रादित्य, शाकरादित्य, फिर स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे
हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन को देखेंगे। केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा था। केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख कौन था? तो राजा था। राजा राज्य एवं सेना का प्रधान था। अगला पॉइंट है, गुप्त काल में अधिकारी वंशानुगत थे। इन्हें वेतन के रूप में नगद राशि एवं भूमि दी जाती थी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रांतीय शासन को। प्रांतीय शासन, शासन की सुविधा के लिए राज्य को इकाइयों में बांटा गया था। देखेंगे, प्रांतीय शासक को गोप, उपड़िक, महाराज, भौगिक, प्रांतपति एवं लोकपाल कहा जाता था। प्रांतीय शासक को गोप, उपड़िक, महाराज, भौगिक, प्रांतपति एवं लोकपाल कहा जाता था। देखेंगे, प्रांत दो प्रकार का होता था। एक सीमांत प्रांत जिसका प्रमुख गोप्ता होता था, वहीं सेकंड आंतरिक प्रांत होता था जिसका प्रमुख उपड़िक महाराज हुआ करता था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे जिला शासन को। जिला शासन, प्रत्येक प्रांत अनेक जिलों में बटा था। प्रत्येक प्रांत अनेक जिलों में बटा था। जिले को विषय भी कहते हैं। जिले को विषय भी कहते हैं। विषय के शासक को विषयपति या तनियुक्त, कुमारामात्य, आयुक्त कहते हैं। विषय के शासक को विषयपति, तनियुक्त, कुमारामात्य और आयुक्त कहते हैं। अगला पॉइंट है, जिले के अधिकारी या विषय महतर। जिले के अधिकारी या विषय महतर प्रथम कुलिक, प्रधान शिल्पी, नगर श्रेष्ठी, प्रधान सेठ, वहीं प्रथम कायस्थ, प्रधान लेखक, सार्थ व व्यापार समिति के प्रमुख हुआ करते थे। अब हम लोग देखेंगे इनके ग्राम प्रशासन को। ग्राम प्रशासन, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामाध्यक्ष, भोजक या ग्रामिक कहते थे। आगे देखेंगे, देश राष्ट्र हुआ करता था। भुक्ति या अवंती राज्य कहलाता था। विषय संभाग हुआ करता था और विधि जिला कहलाता था और पेट तहसील और ग्राम को ग्राम ही कहते थे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को कुमारामात्य कहा जाता था। पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को कुमारामात्य कहा जाता था। अगला पॉइंट है, गुप्त काल में कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री, अधिकारियों के क्रियाकलापों का वर्णन एवं वायु पुराण में गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का उल्लेख है ना। अगला है शासन के विभाग। शासन के विभाग, अब हम लोग देखेंगे शासन के विभाग को। इसमें है न्याय विभाग। नारद स्मृति के अनुसार कुल, श्रेणी, गढ़ जनता के न्यायालय तथा चौथा एक सरकारी न्यायालय था। न्याय विभाग का मुख्य अधिकारी विनय स्थिति और स्थापक कहलाता था। विनय स्थिति और स्थापक कहलाता था। फाहियान के अनुसार अपराधों के लिए शारीरिक दंड की अपेक्षा अर्थदंड अधिक दिया जाता था। फाहियान के अनुसार अपराधों के लिए शारीरिक दंड की अपेक्षा अर्थदंड दिया जाता था। ठीक है, मतलब अधिक दिया जाता था। बार बार राजद्रोह करने पर अपराधी का दाहिना हाथ काट दिया जाता था। अब देखेंगे हम लोग प्रधान न्यायाधीश को, जो राजा हुआ करते थे। मुख्य न्यायाधीश, महादंडनायक। अगला पॉइंट देखेंगे न्यायालय। ये न्यायालय जो 4 प्रकार की हुआ करती थी। न्यायालय 4 प्रकार की हुआ करती थी। प्रतिष्ठित अस्थायी न्यायालय, दूसरा अप्रतिष्ठित विशेष प्रयोजन न्यायालय, थर्ड शासित राजा का सर्वोच्च न्यायालय, चौथा मुद्रित प्राडविवाक न्यायालय, राजा की अनुपस्थिति में हुआ करता था। अब हम लोग देखेंगे पिंक बॉक्स को।
दीवानी और फौजदारी मामलों का विभाजन गुप्त काल में हुआ। दीवानी और फौजदारी मामलों का विभाजन आप देखेंगे अभी वर्तमान समय भी अलग अलग ही देखा जाता है, तो ये गुप्त काल में हुआ। हालांकि इसकी शुरुआत मौर्य काल में हुई थी। हालांकि इसकी शुरुआत मौर्य काल में हो चुकी थी। अगला पॉइंट है अर्चा विभाग। अर्चा विभाग आंतरिक शांति एवं व्यवस्था इसे कहा जाता था। अर्चा विभाग मुख्य अधिकारी दंड पासाधिकारी हुआ करता था। अगला देखेंगे सेना विभाग। मुख्य अधिकारी संधि विग्रहिक महाबलाधिकृत थे। महापिलुपति हाथी सेना के ये विभाग थे। देखेंगे कुछ इस तरह से सेना विभाग बटे हुए हैं, ठीक है। हाथी सेना प्रधान है ना। अब हम लोग देखेंगे भट्ट स्वपति ये सेना विभाग का ही था। घुड़ सेना प्रधान गारिक सैन्य रोज सामान की व्यवस्था का ये विभाग हुआ करता था। अगला देखेंगे हम लोग गुप्तकालीन सिक्के। पहला है स्वर्ण सिक्के या दिनार। चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी का स्वर्ण सिक्का प्रथम था। स्कंद गुप्त के समय वजन 144 ग्रेन, एक स्वर्ण बराबर 16 रजत हुआ करता था। अगला देखेंगे रजत या रूपक यह चांदी का सर्वप्रथम चलन देखेंगे आप यहाँ पे, तो चांदी का सर्वप्रथम चलन चंद्रगुप्त द्वितीय, वजन इसका 26 से 31 ग्रेन। मासक या ताम्र सिक्के सर्वप्रथम चलन रामगुप्त ने किया। इसका सर्वप्रथम चलन रामगुप्त ने किया। वहीं देखेंगे दरब चांदी प्लस तांबा मिश्रित होता था और कुमार गुप्त प्रथम ने प्रचलन किया इसका। अगला है समुद्रगुप्त के सिक्के वीणा वादन, व्याघ्र हनन, अश्वमेघ, गरुड़, धनुर्धारी पशु अंकित मिला करते थे, है ना। अब हम लोग देखेंगे कृषि एवं राजस्व व्यवस्था। चलिए, इस काल में सिंचाई के लिए रहट एवं घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। ऑनर्स कोर्स में 12 प्रकार जैसे कि उर्वरा, मारु, साधवला, देवमातृका इत्यादि की भूमियों का वर्णन किया गया है। भूमि कर 1/6 लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था और भाग कितना 1/6 लिया जाता था। आगे देखेंगे हम लोग गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि, किंतु वाणिज्य करों की संख्या घटी। ठीक है, देखेंगे गुप्त काल में हम कि भूमि संबंधी करों की संख्या में क्या वृद्धि देखने को मिल रहा है, वहीं वाणिज्य करों की संख्या आपको घटती हुई नजर आ रही है। अगला पॉइंट है गुप्त काल में भू राजस्व 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे करों की अदायगी दोनों रूपों यानी हिरण्य जो नगद होता था और में अनन में किया जाता था। अगला पॉइंट है कुल्यावाप, द्रोणवाप एवं अधवाप भूमि माप की इकाई थी। गुप्त काल में देखेंगे, है ना, भूमि माप की इकाई कुल्यावाप, द्रोणवाप एवं अधवाप हुआ करती थी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ के प्रमुख कर, देखेंगे प्रमुख कर को, गुप्तकालीन प्रमुख कर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग जो होता था भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग। वहीं सेकंड देखेंगे उद्रंग, एक प्रकार का भूमि कर हुआ करता था। थर्ड भोग होता था जो राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल आदि की भेंट हुआ करती थी। चौथा आपका उपरिक था जो एक प्रकार का भूमि कर था। पांचवा
भूतावात प्रत्यय जो विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर हुआ करता था। और छठा आपका था शुल्क, सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर था। और सातवां था हालिवक्कर या हलकर या हल दंड, यह हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा लिया जाता था। यह हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा लिया जाता था। अगला है बलात् श्रम विशिष्टि। बलात् श्रम जनता से लिया जाने वाला कर एवं राज्य की आय का स्रोत था। अगला है विशिष्टि एक बेगारी कर था। विशिष्टि एक बेगारी कर था, बिना मजदूरी या पारिश्रमिक दिए कार्य करवाना। अगला है भूमि के प्रकार, क्षेत्र, खेती हेतु भूमि, वस्तु, वास योग्य भूमि, खिल, जो भूमि जोती नहीं जाती है ना, खिल उसे कहते थे। चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि। अग्रहार, ब्राह्मणों को दान में दी गई कर रहित कृषि भूमि। वहीं अपरहल, बिना जोती हुई जंगली भूमि। अपरहल जो था बिना जोती हुई जंगली भूमि था। अगला पॉइंट है गुप्त शासकों ने भूमि दान परंपरा को विस्तारित किया। प्रभावती गुप्त जैसी रानियों का ब्राह्मणों की भूमि दान देने के उदाहरण मिलते हैं। अगला पॉइंट है सामंतवाद का विकास। गुप्तोत्तर काल की कृषि संरचना भी प्रमुख विशेषता थी। इस काल के भूस्वामी, मध्य वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। अगला पॉइंट है कौशय शब्द का उपयोग। कौशय शब्द का उपयोग रेशम के लिए किया जाता था गुप्त काल में, है ना। देखेंगे गुप्तकालीन सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते थे। गुप्त काल में सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते थे। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र कनौज था। गुप्तोत्तर युग में देखेंगे तो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र कनौज था। अब हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य को देखेंगे। चलिए, कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा जाता है। कला और साहित्य की दृष्टि से हम गुप्त काल को क्लासिक और स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। अगला पॉइंट है पिंक बॉक्स को देखेंगे। धार्मिक साहित्य रामायण एवं महाभारत के अंतिम रूप का संपादन गुप्त काल में हुआ। ठीक है, धार्मिक साहित्य रामायण और महाभारत के अंतिम रूप का संपादन कहाँ हुआ? गुप्त काल में हुआ। अगला पॉइंट है गुप्तकालीन साहित्य एवं रचनाकार। गुप्तकालीन साहित्य एवं रचनाकार विशाख दत्त ये गुप्तकालीन थे, है ना। देवी चंद्र गुप्तम, मुद्रा राक्षस और आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, 10 नीतक सूत्र, आर्य षष्ठ शतक, वहीं वराहमिहिर का पंच सिद्धांत का वृहत या लघु संहिता, विवाह पटल, योग माया, विश्व कोशीय, भास्कराचार्य प्रथम का देखेंगे तो वृहद भास्कर्य, महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य। अगला हम देखेंगे ब्रह्मगुप्त को। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म स्फुट सिद्धांत इन्होंने लिखा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का मूल, खंडन खाद, ध्यान ग्रह इनकी रचनाएं हैं। भास्कराचार्य द्वितीय का देखेंगे सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, गणित। वहीं कालिदास का देखेंगे ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखेंगे महाकवि भास की चारुदत्त, स्वप्न वासव दत्त, अरुभंग इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे है दंडी, 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी, काव्य दर्शन, है ना। और वत्स भट्टी की देखेंगे रावण वध, भट्टी काव्य, वाग्भट का अष्टांग हृदय, विष्णु शर्मा का है पंचतंत्र, चंद्र गोमी का चंद्र व्याकरण है, वहीं वत्सायन का कामसूत्र है, चरक का चरक संहिता है, चरक का
चरक संहिता है। अब हम लोग इधर देखेंगे सिद्ध सेन न्याय अवतार, इनकी रचना न्याय अवतार है। असंख्य वसु बंधु का योगाचार है। पल काणों का हस्ती आयुर्वेद है। अमर सिंह का अमर कोश है। काम नदक का नीति सार है। भारवी का किरातुर्जुनियम है। सुश्रुत का सुश्रुत संहिता चिकित्सा शास्त्र है। चिकित्सा शास्त्र है। अगला पॉइंट देखेंगे पिंक बॉक्स में, शूद्रक द्वारा लिखित पुस्तक मृक्ष कटिकम में धनी व्यापारी एवं गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा का वर्णन है। अब हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी। गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी महादंडनायक युद्ध एवं न्याय विभाग, महाअक्षवटलिक अभिलेख प्रधान हुआ करता था। महासेनापति सेना सर्वोच्च अधिकारी, महास्वपति अश्वसेन प्रधान, महादंड पाशविक पुलिस विभाग प्रधान, अग्रहारिक दान विभाग प्रधान, रण भंडारिक गाड़िक सेना को रसद आपूर्ति, महाप्रतिहार राजमहल रक्षकों का प्रधान, कारणिक छोटे स्तर के अधिकारी। अब हम लोग और भी हैं जिसको फिनिश करेंगे। महाभंडागाराधिकृत राजकोष अधिकारी, महाबलाधिकृत सैनिक अधिकारी, महापिलुपति गजसेन प्रधान, महासंधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति मंत्री, विनय स्थिति स्थापक धार्मिक प्रधान, ध्रुवाधिकरण कर वसूलने का वालों का प्रधान, प्रतिहार अंतःपुर रक्षक, चाट एवं भाट साधारण सैनिक, पुस्तक पाल, महाअक्षपाटलिक की सहायता करता था। अब हम लोग देखेंगे लास्ट ही है बस अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखेंगे हम लोग गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। कहां से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित था, है ना। चलिए, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगठनों को श्रेणी कहा जाता था, जो वेतन काम करने के लिए नियमों, मानकों एवं कीमतों का स्वयं सुनिश्चित करते थे। इनका अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। कुमारगुप्त द्वितीय के मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण करवाने का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में गुप्तकालीन वस्त्र उत्पादन के केंद्र थे। गुप्तकालीन वस्त्र उत्पादन के केंद्र गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्रों में थे, है ना। आगे देखेंगे गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन कार्य करने वालों को कायस्थ कहा गया, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया है। इनका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है? याज्ञवल्क्य ने। चांदी के सिक्कों, रूपक का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्कों यानी रूपक का प्रयोग गुप्त काल में स्थानीय लेन देन में किया जाता था। प्रथम सती होने के प्रमाण यानी साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में हम देखें 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है प्रथम सती होने का प्रमाण। अब हम लोग देखेंगे जिसे गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है ना। गुप्त काल में वैश्याओं को गणिका एवं वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। वृद्ध वैश्याओं को क्या कहता था? कुटनी कहा जाता था, और वैश्याओं को गणिका कहा जाता था। ठीक है। गुप्त शासकों ने ब्राह्मण एवं मंदिरों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था। देखेंगे हम सब गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों एवं मंदिरों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था। गुप्त शासक स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। आगे है गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था।
वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया तथा गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद था। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद था। आगे देखेंगे गुप्त काल। गुप्त काल भारतीय सभ्यता या हिंदुत्व एवं भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। नगरों का क्रमिक रूप से पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक रूप से पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे देखेंगे गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया है। इसमें नर नारायण तपस्या एवं गजेंद्र मोक्ष का दृश्य दर्शाया गया है। इसमें नर नारायण तपस्या एवं गजेंद्र मोक्ष का दृश्य दर्शाया गया है। चलिए, ये गुप्त साम्राज्य हम लोग का कंप्लीट हुआ इस लेक्चर में। अब हम लोग का नेक्स्ट है वाकाटक राजवंश, है ना। चलिए, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये चैनल मेरा ही नहीं है, आप सभी का भी है ना, क्योंकि हम सभी पढ़ते हैं तो ये सबका है ना। चलिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप सभी कर देंगे। धन्यवाद। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।